नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं कुलदीप राणा, आपका दोस्त, आपको क्लास 12th का जो अभी यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये उन बच्चों को हेल्पफुल है जिनका पेपर हुआ है, साथ ही उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा जिनका पेपर अब आने वाला है। जैसे सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12th का पेपर होने वाला है, उसके लिए ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये और इनके जैसे क्वेश्चंस आप फिर अपने आप ट्राई करिएगा। मैं आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें MCQs थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट L be a set of all straight lines in a plane. R is the relation L1 L2 where L1 is perpendicular to L2। आपको इस रिलेशन को इनमें से जो ऑप्शन सही हो, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इनमें से चेक करना कि इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो परपेंडिकुलर लाइंस का जो रिलेशन है, अब आप जानते हैं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं जब दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो रिलेशन है वो खुद से सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की L1, ये लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बट हम सब जानते हैं कि एक लाइन खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 जो है वो खुद के साथ जब परपेंडिकुलर नहीं होगी तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम सेकंड का सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए तो यहाँ पर हमें दो लाइंस चाहिए। तो यहाँ पर इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, तो यहाँ से कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा कि ये एक लाइन L1 है और एक लाइन ये है L2, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि L1 L2 जो है वो भी L1 के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, तो ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है R वो सिमेट्रिक तो है। अब थर्ड रिलेशन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव। इसके लिए आपके पास में 3 लाइन्स होंगी। इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। हमारे पास 3 लाइन्स हैं, L1, L2 एंड L3। तो हम इसका एक फिगर बना करके देखते हैं। ये हो गई लाइन L1, ये किसी लाइन L2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इस लाइन L2 पर हम तीसरी लाइन देख रहे हैं L3, वो भी परपेंडिकुलर होगी L2 के साथ में। लेकिन हमें ट्रांजिटिव में जो रिलेशन देखना होता है वो फर्स्ट का और थर्ड का रिलेशन देखना होता है। L1 का हम L3 के साथ रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। तो इस लाइन का और इस लाइन का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो गया, 90 डिग्री के। तो ये दोनों लाइन्स जो हैं, L1 जो होगी वो L3 के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल है। तो R जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तीनों रिलेशंस चेक करने के बाद हमने ये पाया कि R जो है वो केवल और केवल सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सेकंड ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में, इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस A एंड B M इंटू N एंड N इंटू P। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, A जिसका ऑर्डर है M इंटू N, और एक ऑर्डर है एक मैट्रिक्स है हमारे पास में B जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है N इंटू P। जब हम इन दोनों को A को और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो नया डिटर्मिनेंट आएगा AB, आपको उसका ऑर्डर बताना, क्या ऑर्डर होगा इसका, ये ऑर्डर आपको यहाँ चेक करना है। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, और जो रिज़ल्ट आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके AB, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ A के इक्वल होंगी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स
बी के इक्वल होंगे। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो m क्रॉस p बनेगा। आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं कि ये जो दोनों एक जैसे हैं इन दोनों को तो हटा दीजिए, बाकी जो अलग अलग हैं उन दोनों को आप ले लीजिए। ये m इंटू पी इसका ऑर्डर हो जाएगा। m इंटू पी फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो m इंटू पी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है लेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है ये जो रिलेशन r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन 1:1 है, 1:1 नहीं है। मतलब आपको कुल मिलाकर के यहाँ चेक करना है कि यार ये रिलेशन जो है ये फंक्शन f 1:1 है या नहीं। तो जब आप 1:1 के लिए चेक करेंगे उससे पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ये बताता है कि इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है x, या तो वो खुद इंटीजर हो, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे फिर छोटा इंटीजर आपको लेना होता है। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास में यहाँ वैल्यू है 2.1। अब ये जो 2.1 है ये कोई इंटीजर नहीं होती है। जब ये इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा, इससे लेस देन इंटीजर हम लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन, इससे लेस देन क्या होगा, 2 इंटीजर होगा। ऐसे ही इसके साथ में अगर हम कोई और वैल्यू ले लें, सपोज़ कि आपने 2.8 ले लिया, तो 2.8 ये भी अपने आप में इंटीजर नहीं है। इससे लेस देन वैल्यू हम लेंगे जो इंटीजर हो, उससे लेस देन जो वैल्यू होगी वो 2 होगी जो कि इंटीजर है। अब यहाँ से हम 1:1 को डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए 2.1 और 2.28 ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग रियल नंबर्स हैं, लेकिन उनकी जो इमेज बन रही है वो 2 बन रही है। तो 1:1 में दो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर होते हैं तो उनकी डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। अगर सेम इमेज बन रही है तो फिर 1:1 नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकला नॉट 1:1, जिसको हम मैनी 1 भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पहला वाला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। उसने बोला 1:1 एंड ऑन टू, तो 1:1 नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 1:1 बट नॉट ऑन टू, ये भी गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए कि क्या ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू में क्या होता है कि जो डोमेन है यहाँ पर हमने मान लिया 2.1, 2, 3, और इधर जो कोडोमेन है उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 2.1, 2, 3। तो देखिए जो 2.1 है वो किसी की भी इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि जो रेंज आएगी वो सभी इंटीजर्स होंगे, लेकिन 2.1 इंटीजर नहीं है, ये किसी की भी इमेज नहीं बनेगा। जब ये किसी की इमेज नहीं बनेगा तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, इट इज़ नॉट ऑन टू। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ, नाइदर 1:1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को फाइंड करना है। तो जो डिग्री होती है स्टूडेंट्स, वो जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसकी पावर को आप लेते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो है वो 2 टाइम्स किया हुआ है, उसकी जो पावर है वो है 3। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे माइनस के डॉट के इट विल बी। तो वी नो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के जो है वो भी 1 होता है। तो +1 से -1 को हम कैंसिल कर देंगे तो केवल -1 बच जाएगा। -1 हमारा सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये MCQ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सभी पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। पहला पार्ट है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। हमें कोसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें पता है स्टूडेंट्स रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स x जो होगा वो -π/2, π/2 से इसमें से 0 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये इसकी रेंज है। तो रेंज के लिए कोसेक इनवर्स 2 को हमने थीटा लेट कर लिया। देन कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। कोसेक थीटा अब 2 कितने पर वैल्यू है, वो है π/6 पर। 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको हम रेडियंस में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे। देन दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा π/6। तो कोसेक इनवर्स 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी π/6। नाउ
सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर और ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू टी। दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी। अपॉन में जो dx लिखा जाता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स की पावर 3 डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3। तो ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स इतने को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी टी अपॉन 3 से। तो वैल्यू आ जाएगी ई एक्स की पावर 3, हमने टी लेट किया हुआ है तो यहाँ पर हम टी रख देंगे। डी एक्स और एक्स स्क्वायर की जगह पर हमारे पास में आ जाएगा डी टी अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो 1/3 है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर आप लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी और डी टी। 1/3 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम ही रहता है, प्लस कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स केवल हम यहाँ पर टी की वैल्यू को पुट करेंगे, बाकी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/3 ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट। नाउ सी पार्ट, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो वैल्यू है हमारे पास में साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। बाकी का जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे यहाँ इसके साथ में कॉस एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें हमारे पास में पहले जो फंक्शन आएगा वो कॉस एक्स आएगा, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हुआ यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो होगा माइनस साइन, ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लीजिए। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का। फिर देखिए माइनस का साइन है तो हम माइनस पहले लिख लेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर। फिर ये वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे इट विल बी 2x। तो ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, इसको बस आप अरेंज करके लिखेंगे 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस j माइनस 2 के वेक्टर्स। इसका डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो l, m और n होते हैं। l इज इक्वल्स टू होता है a अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही m इज इक्वल्स टू होता है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू होगा -2। i का कोफिशिएंट a, j का कोफिशिएंट b और k का कोफिशिएंट c होता है। तो यहाँ पर आप l की वैल्यू निकाल लीजिए। अब l इज इक्वल्स टू a 1 अपॉन अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इनको ऐड कर लीजिए, 4 1 5 और 1 6, 1 अपॉन अंडर रूट 6। एल एम एन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें बार बार ये कैलकुलेशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप m की वैल्यू लिखिए। m इज इक्वल्स टू है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसकी जगह पर लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 6। ऐसे ही n की वैल्यू आप निकालेंगे तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट दिस वैल्यू, तो c की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन अंडर रूट 6। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर।
नाउ ई पार्ट में स्टूडेंट्स हमें गिवन है एक मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्सेस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 0 -3 एंड 2, और y की वैल्यू भी हमें गिवन है, हमें केवल x को कैलकुलेट करना है। तो हम इसी इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम y को शिफ्ट कर लेंगे टू दी राइट हैंड साइड। तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 1 0 -3 2 माइनस y की वैल्यू रख लीजिए। y की वैल्यू होगी ये तो 1 0 -3 2 एज इट इज़, माइनस y की वैल्यू हमें गिवन है 3 2 1 4। ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 2 1 4। अब फर्स्ट एलिमेंट्स में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, ऐसे ही सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 1 -3, तो ये हो गया 1 -3, यहाँ पर 0 -2, फिर यहाँ पर -3 और -1, और लास्ट में 2 -4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ये भी -2 बचेगा, ये -4 बचेगा, ये -2 बचेगा। ये हमें 2x की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की। तो जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर 2 से डिवाइड करिए, सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर दीजिए 2 से। -1 यहाँ पर -2 और यहाँ -1। स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये x की वैल्यू। ओके वेल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमें सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है लेट f सच दैट x टू y बी अ फंक्शन। ये एक फंक्शन गिवन है। अ रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन x एज फॉलोज, r इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर सच दैट f a इज इक्वल्स टू f b। एग्जामिन इफ r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करना है, हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात पहले बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी मैक्सिमम टाइम्स जब भी इक्वल का साइन लगा हुआ होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसे रिलेशन जो तीनों रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाई करेंगे, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो दो एलिमेंट्स हमें ए और बी दिए हुए हैं, ये दोनों एलिमेंट्स हम सेम रखेंगे, ए और यहाँ पर भी ए। तो फॉर ए बिलोंग्स टू एक्स, तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए। तो दोनों बराबर आ गए। इट इम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा आर को, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दो एलिमेंट्स लेंगे, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ जो रिलेशन है ए बी इज इक्वल्स टू आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर, देन एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। अब देखिए यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में, ये राइट साइड में, अगर हम इसको पलट करके लिख लें एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए लिख लें, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू कंडीशन है हमारे पास में। अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो इसका सिमेट्रिक तभी पॉसिबल है जब बी ए भी आर को बिलोंग करे। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इज सिमेट्रिक। नंबर थर्ड रिलेशन जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट्स लेंगे, ए बी एंड सी। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशंस हमारे पास में होती हैं, ए बी, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। उसी के साथ में इफ़ बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इम्प्लाइज
एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी। ट्रांजिटिव शो करने के लिए हमें इसमें फर्स्ट एफ ए को एफ सी के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल दिखाना है यहाँ पर। तो जब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, ये इक्वेशन हो गई सेकंड एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी। तो जब एफ बी दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ए जो है वो एफ सी के इक्वल होगा। एक ही वैल्यू के दोनों इक्वल हैं, ये भी एफ सी एफ बी के इक्वल है, एफ ए एफ बी के इक्वल है, तो एफ ए जो है वो एफ सी के इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज एफ ए इज इक्वल्स टू एफ सी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा ए सी बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए सबसे पहले हमने आर को रिफ्लेक्सिव शो किया, आर को फिर हमने सिमेट्रिक शो किया और आर को हमने ट्रांजिटिव शो कर दिया। यहाँ पर तीनों कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई हुई हैं, तो वी कैन से हैंस आर इज इक्विवेलेंस relation. Then students, now we are on the second part. Prove that if E and F are two independent events then E and F dash are also independent। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर दो कंडीशन, एक कंडीशन आपको ये गिवन है E and F are two independent events। तो इस कंडीशन का मीनिंग ये होगा सिंस E and F आर independent events then it implies probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of F। ये कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। नाउ हमें ये प्रूव करना है ई और एफ डैश का जो वैल्यू है वो भी आपस में ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। वेन डायग्राम में ये ई इवेंट है सपोज, और ये इसके साथ में एफ इवेंट है। तो इन दोनों में ये जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू, दिस इज E intersection F dash, okay, which is equals to E intersection F स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू होगी E इंटरसेक्शन F डैश, ये E माइनस E इंटरसेक्शन F के इक्वल होती है। तो जब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी जो होगी E इंटरसेक्शन F डैश इज़ इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ओके, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज़ इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E को, यहाँ पर बचेगा फर्स्ट स्टेप से -1 माइनस यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इसमें से माइनस करेंगे तो ये नॉट E को रिप्रेजेंट करता है F डैश। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश, जो कि इंडिकेशन है इस बात का कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस E एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट,
प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर जो है वो रियल नंबर के सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना है। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स पता कर लेंगे। एफ डैश एक्स में क्या होगा, दिस इज एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएशन कीजिए इसका 3x² माइनस 3x² का हो जाएगा 6x और ये यहाँ पर प्लस में 4। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। जब ये हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर 3x² माइनस 6x प्लस 4 है, इस 4 को हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके लिख लेंगे 3 + 1। 4 को आप क्या लिख लेंगे 3 + 1। अब वो जो +3 है उसमें से तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इन 3 टर्म्स में से, और जो +1 है उसको यहाँ पर साइड में एक तरफ लिख देंगे। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ये जो वैल्यू है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर और ये +1। नाउ स्टूडेंट्स, आप x की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रख करके देखिए, स्क्वायर होने की वजह से ये वाली टर्म जो है फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू प्लस है तो यहाँ पर भी +1 ही होगा, प्लस की वैल्यू है तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये प्लस होगी। प्लस होने का मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है देन हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग function on R. Okay, now next question D part। इसमें ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 0 से π/2 लिमिट dx अपॉन 1 प्लस ये जो √10x है इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट sin x अपॉन cos x, फिर 0 से π/2 dx अपॉन cos x का हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर अंडर रूट cos x, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट यहाँ पर sin x। अब इस cos x को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, ये पहुँचेगा यहाँ पर 0 से π/2 अंडर द रूट cos x dx और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो होगी अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 P4 यूज़ करेंगे। तो P4 में क्या होगा, ये वैल्यू हमने यहाँ पर I मान ली। P4 यूज़ करते वक्त क्या होगा 0 से π/2, ये वैल्यू होगी यहाँ पर अंडर रूट cos π/2 माइनस x अपॉन में अंडर रूट यहाँ पर भी cos π/2 माइनस का x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस x और ये dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट के लिए cos 90 माइनस थीटा ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट साइन x अपॉन में ऐसे ही यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी cos साइन x और प्लस में साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos थीटा dx। अब हम यहाँ पर दो लाइंस को, दो इक्वेशंस को हम यहाँ कंपेयर करेंगे, ये P4 यूज़ करने से पहले और P4 को कम्प्लीटली यूज़ करने के बाद में। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड करने पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें i और i दोनों ऐड होकर के 2i हो जाएगा इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका डिनोमिनेटर cos x अंडर रूट में प्लस sin x अंडर रूट में है, और ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन का ये भी सेम है। तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, तो दोनों के न्यूमरेटर्स जो ऐड होकर के आएंगे वो हो जाएगा cos x अंडर रूट प्लस sin x अंडर रूट, फिर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ जाएगी
cos x अंडर रूट में और sin x अंडर रूट में dx। अब देखिए ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, हमें मिलेगा यहाँ से 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बी x लिमिट 0 से π/2, लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0। इधर हमारे पास में है 2i, तो आपको i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 से डिवाइड कर दीजिए π/4। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x इज इक्वल्स टू, रिजल्ट आया π/4।